ठीक है, आप मुझे ये बताइए पीडीसीए के बारे में आप क्या समझते हैं? पीडीसीए आईएसओ आईएसआई आईएलओ स्टैंडर्ड का एक फॉर्म है जिसको हम लोग प्लान डू चेक एक्ट कहते हैं। हम्म, इसका फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। हम्म, जैसे आईएसओ 4500 से मान्यता प्राप्त है और आईएलओ 2001 से 45,000 आईएसओ 45,001 से मान्यता प्राप्त है और आईएसओ 2001 से मान्यता प्राप्त है। ठीक। अच्छा, साइट पे सेफ्टी को मैनेज करने का क्या रीजन है? क्यों सेफ्टी को किसी भी साइट पे, वर्किंग साइट पे मैनेज किया जाता है? क्या कारण है इसके लिए? साइट पे सेफ्टी को मैनेज करने के मेन 3 कारण है, मोरल, लीगल और फाइनेंशियल। एक तो मानवता के कारण और दूसरा हो गया कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया उससे बचने के लिए और तीसरा हो गया कोई भी संपत्ति नुकसान होने के लिए, लॉस से बचने के लिए हम लोग सेफ्टी मैनेज करते हैं। ओके। एक्सीडेंट कहीं पे हो रहा है जी तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है। जी। क्यों होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए होता है कि एक्सीडेंट पीछे का कारण पहचान कर दोबारा ऐसे घटना होने से रोका जा सके, इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है। वेलफेयर फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड किया जाता है साइट पर? वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वर्कर थके हुए होते हैं, जैसे उनको लंच टाइम में अगर इधर जैसे लंच टाइम हो गया वो लोग साइड पे बैठ के खाना खाएंगे, वहाँ पे काम चल रहा होगा, ऊपर से कुछ गिर के लग सकता है या वहाँ पे कीड़ा मकोड़े होंगे, उनसे भी खतरा हो सकता है। इसलिए उन लोगों को पीने का पानी का या रेस्ट रूम हो गया, चेंजिंग रूम हो गया, टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह दिया जाता है कि वो लोग खतरे से बचे रहें, उन लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ओके, ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में आप क्या समझते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग टेक प्लेस व्हेन न्यू वर्कर विजिटर कॉन्ट्रैक्टर जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन एट द फर्स्ट डे ऑफ देयर ज्वाइनिंग। कोई भी न्यू वर्कर या विजिटर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में आता है, उस कंपनी का रूल्स रेगुलेशन, उसको कैसे काम करना है, कहाँ पे कौन सा फैसिलिटीज मिलेगा, कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ है, वेलफेयर फैसिलिटीज कहाँ है, वो सब बताने के लिए हम बताते हैं, उसको हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए हॉट वर्ड क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं? जिस काम में जिसमें स्मोक फ्लेम निकले उसको हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। हॉट वर्क में मेनली 2 होते हैं, एक फ्लेमेबल है, एक नॉन फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल में जिसमें चिंगारी स्पार्क वगैरह दिखे उसको हम लोग फ्लेमेबल, जिसमें चिंगारी स्पार्क वगैरह नहीं दिखे उसको नॉन फ्लेमेबल कहते हैं। ठीक। एजेंसी पॉलिसी के बारे में आप क्या समझते हैं? एजेंसी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह सेट करता है, उसको हम एजेंसी पॉलिसी कहते हैं। टेंडम लिफ्टिंग का नाम आप सुने? जी सर। क्या होता है? कोई भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते समय, कोई हेवी लिफ्टिंग करते समय अगर 2 क्रेन का यूज करके हम लिफ्टिंग करते हैं, उसको हम लोग टेंडम लिफ्टिंग करते हैं। 2 क्रेन का एक साथ किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के टेंडम लिफ्टिंग करते हैं। ठीक। टेंडम लिफ्टिंग अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ आपको क्या खतरा दिखाई देगा? टेंडम लिफ्टिंग में तो सबसे पहले हम लोग सरफेस ग्राउंड लेवल को दलदला भरा नहीं है या वेट सरफेस नहीं, वो चेक कर लेंगे। और साइड में कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है तो उसमें भी स्ट्राइक हो सकता है, लग सकता है। वो लाइन ऑफ फायर के एरिया में अगर कोई भी वस्तु आ रहा है तो उसको स्ट्राइक हो सकता है। और कोई एक भी अगर क्रेन डिफेक्टिव भी तो होगा तो उससे भी एक क्रेन डिफेक्टिव होगा तो वो भी कोलैप्स कर सकता है, जिसके कारण दूसरे क्रेन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद तो अगर उस साइड में जो उसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को भी खतरा हो सकता है। और वो प्रॉपर तरीके से टेंडम लिफ्टिंग करते समय अगर आउट ट्रिगर अगर नहीं लगाते उससे भी हम लोग खतरा हो सकता है। ओवरहेड पावर लाइन वगैरह है उससे भी लिफ्टिंग करते समय उसमें टॉस होता है, इलेक्ट्रिकल हजार हो सकता है हम लोग को। ठीक। लाइन ऑफ फायर का आपने जिक्र किया, ये क्या होता है? लाइन ऑफ फायर मतलब कोई भी घूमने वाला वस्तु या जैसे लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं तो उसके एरिया में जितने भी वस्तु आते हैं उसको हम लोग लाइन ऑफ फायर, जिसको इससे खतरा हो उसको हम लोग लाइन ऑफ फायर के एरिया कहते हैं। ठीक।
फायर से याद आया, फायर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फायर मतलब केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन का फायर रिड्यूस होता है सर। ठीक। फायर ट्रायंगल क्या होता है? फायर ट्रायंगल वो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन मिलकर बनता है, तो उसको फायर ट्रायंगल। क्लास ऑफ फायर बताइए, फायर को कितने क्लास में कैटेगराइज किया गया है? मेनली तो 5-6 टाइप में किया। क्लास ए फायर में सॉलिड हो गया, क्लास बी फायर में लिक्विड हो गया, क्लास सी फायर में गैस हो गया, क्लास डी फायर में मेटल हो गया, क्लास के फायर में किचन हो गया, क्लास सी फायर में इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक। क्लास सी फायर में क्या होता है, किस तरह के फायर आते हैं? क्लास सी फायर में गैस में जैसे एलपीजी हो गया, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसा ही। ठीक। अगर इस तरह के फायर हो रहे हैं आपके साइट पे गैस रिलेटेड, तो उस टाइम आप कौन से एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे? उस टाइम हम लोग गैस में CO2 और DCP का यूज़ कर सकते हैं। CO2 और DCP। ठीक। अब किचन फायर के बारे में बताएं। किचन फायर में मतलब हम लोग को वो है कुकिंग ऑयल और फैट में आग लग सकता है। उस समय हम लोग वेट केमिकल पाउडर का यूज़ करेंगे, फोम DCP का यूज़ करके बुझा सकते हैं, आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है? इसमें कलर कोडेड होता है या कलर कोडिंग किया होता है ऊपर से, या उस पे लिखा होता है कौन सा है। वाटर है तो उसका वाटर का रेड होता है, फोम में तो क्रीम होता है, इसके कार्बन डाइऑक्साइड है तो ब्लैक होता है। इसे कलर कोडिंग करके रखा हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग उसे पहचानते हैं। ठीक है। जो एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है जी, तो किन किन पार्ट से मिलके वो बनता है? पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? सिलेंडर पूरा पूरे जो स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर होता है, इसमें तो पहले सिलेंडर हो गया, उसके बाद हो गया लीवर आता है, हैंडल आता है, सेफ्टी पिन आता है, जुबली क्लैंप आता है, होज पाइप आता है, नोज या टॉर्च आता है, यही सब मिलकर होता है। और ये सिलेंडर स्टैंड हो गया। ठीक है। ठीक है। अगर आपके साइट पे कहीं गैस कटिंग का काम हो रहा है, तो आप वहाँ पे प्रिकॉशन के रूप में क्या देंगे? गैस कटिंग का अगर कोई काम हो रहा है तो हम लोग पहले वहाँ पे कम्बस्टेबल मटेरियल जितना भी है वहाँ पे हटा देंगे। सिलेंडर वगैरह है तो फायर ब्लैंकेट से ढक के रखेंगे उसको। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है उस पे सिलेंडर पे तो वो भी खतरा हो सकता है वहाँ पे। और जो भी व्यक्ति गैस कटिंग का कॉम्पिटेंट हो उसको ऑथराइज किया गया है कि उसी काम के लिए वो एलिजिबल है। और उसके बाद अगर जितना भी इक्विपमेंट हो गया और सिलेंडर हम लोग चेक कर लेंगे लीकेज वोकेज है कि नहीं, इक्विपमेंट डिफेक्टिव इक्विपमेंट या होज वगैरह कटा हुआ है डिफेक्टिव है कि नहीं वो सब चेक कर लेंगे। यही सब करके हम बता सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये सब कंट्रोल मेजर नहीं लगाते तो क्या खतरा हो सकता है? इसमें से एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन कैसे होगा? गैस का दिक्कत है, अगर लीकेज हो रहा है तो सिलेंडर में आग लग सकता है। उसके कारण अगर हाईली प्रेशर है तो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। उधर अगल बगल में जितना भी कंपनी में पूरा कंपनी को नुकसान हो सकता है। आग लगेगा तो जितना भी इन्वॉल्व होंगे उसमें उन लोगों का मृत्यु हो सकता है। ये सब हो सकता है। ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, फायर वॉचर और होल वॉचर में क्या डिफरेंस है? फायर वॉचर जो हम लोग कोई भी हॉट वर्क करते हैं उस पर आग ना लगे उससे बचाने के लिए हम लोग फायर वॉचर को हायर करते हैं। और होल वॉचर होता है जो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो अंदर जो काम कर रहे हैं उस व्यक्ति सही कंडीशन में है, उसका कोई इश्यू तो नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उसे कोई हजारियत सब्सटेंस से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर से दे सके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो इन्फॉर्म कर सके, इसलिए हम लोग होल वॉचर को रखते हैं। कन्फाइंड स्पेस के गेट को होल वॉचर रखते हैं। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस एक सीमित जगह होता है जहाँ पे ना हम लोग आसानी से आ सकते हैं ना जा सकते हैं। जहाँ पे जहरीली और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल पाए जाते हैं उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस में आपको क्या क्या खतरा देखने को मिल सकता है?
कन्फाइंड सिस्टम में तो जैसे CO2 H2S हो गया, ऑक्सीजन का कमी होना, लाइट का कमी होना, ऑक्सीजन अधिक तो हो वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार हो सकता है, बायोलॉजिकल हजार हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम ना होना वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, काम करते समय उसका यूज नहीं करें वो भी खतरा हो सकता है, परमिट को ना होना वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। क्या प्रिकॉशन देंगे कन्फाइंड स्पेस के लिए? कन्फाइंड स्पेस में पहले चेक करें, पहले आइसोलेशन सिस्टम चेक कर लेंगे उसका सही से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई भी मेंटेनेंस काम कर रहे हैं तो उसको चेक कर लेंगे, उसमें गैस लेवल एलियल चेक कर लेंगे, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हो वो ट्रेंड होना चाहिए, और जो इंट्रांट और होल वाशर रखा गया है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको वो काम कैसे करे, किस समय में कैसे प्रिकॉशन ले, कोई खतरा होता है तो कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में उसको अच्छी तरह से जानकारी हो, वो कर सके, वो भी होना चाहिए। और हम लोग कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेंगे कितना है, और उसके बाद मैक्सिमम हम लोग 24 वोल्ट लाइट का यूज करेंगे कन्फाइंड स्पेस में कि हम लोग एलिजिबल होकर काम कर सकें, सही तरीके से काम कर सकें। ठीक, ओके। आप ये बताइए वर्क एट हाइट क्या होता है, और वर्क एट हाइट पे काम करते समय क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? वर्क एट हाइट तो देखिए जमीनी सतह से 1.8 मीटर के ऊपर जितने भी काम होते हैं हम लोग वर्क एट हाइट करते हैं। सॉरी सर, उसमें काम करते समय हम लोग को खतरा, जैसे वर्कर गिर सकते हैं, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट वर्कर पे या कोई नीचे से चल रहा है उनको पे गिर सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो भी हमारे खतरा है, एडवर्स वेदर कंडीशन, अब पानी पड़ रहा है, ज़्यादा स्पीड में हवा आ रहा है वो भी खतरा हो सकता है। और उसके बाद हो गया तो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस का ना होना, और सॉरी, और जो इस कॉम्पिटेंट व्यक्ति काम ना करे उससे भी खतरा हो सकता है, परमिट का ना लेना वो भी खतरा हो सकता है। ठीक 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 है। सेफ्टी बेल्ट के कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। सेफ्टी बेल्ट कैसे किस चीज से मिलकर बनता है? सेफ्टी बेल्ट हो गया, पहले क्या क्या पार्ट्स होता है उसमें? सेफ्टी लॉक हो गया, लैंडर हो गया, शोल्डर स्ट्रिप हो गया, चेस्ट स्ट्रिप हो गया, चेस्ट लॉक हो गया, थाई लॉक हो गया, थाई स्ट्रिप हो गया, डी ब्लॉक, डी रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, यही सब होगा। अच्छा, सेफ्टी बेल्ट में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका काम क्या होता है, किस लिए लगा होता है उसमें? शॉक एब्जॉर्बर इस लगा रहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है ऊपर से तो उसको झटका ना लगे, झटका लगने से उसका मृत्यु हो सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे खुलकर व्यक्ति को झटका लगने से बचाता है। ठीक। सेफ्टी बेल्ट अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर आपके साइट पर कोई सेफ्टी बेल्ट का यूज कर रहा है तो यूज करने से पहले आप क्या क्या चेक करेंगे? उसमें चेक पॉइंट क्या क्या होगा? पहले देख लेंगे उसका जो क्लच है या जो एंकरेज हुक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेयर नेट में कोई कटा हुआ, फटा, जला हुआ तो नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर में कोई डैमेज तो नहीं है, या चेस्ट स्ट्रिप हो गया वो भी कटा फटा तो नहीं, जला हुआ है, या फिर किसी प्रकार का केमिकल तो उस पर नहीं गिरा है। लॉक देख लेंगे सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, डी रिंग सही कंडीशन में कि नहीं, डी ब्लॉक सही कंडीशन में कि नहीं, वो सब देख लेंगे, कहीं पे मुड़ा हुआ है या क्रोजन जंग लगा हुआ है कि नहीं वो भी देख लेंगे। आप मुझे ये बताइए रिस्क असेसमेंट क्या होता है? Risk assessment is a process of identifying hazard, calculating risks, and then eliminating and controlling that risk in a stable level. ठीक किसी भी खतरे को उसको सुधार के उसको लेवल में लाना। ठीक है। जैसे क्या होता है? Job safety analysis is a process. Job safety analysis is a process of identifying hazard, calculating risks, and then eliminating or controlling that risk in a stable level. अच्छा, ठीक है। हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? Hazard identification and risk assessment. हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड Risk assessment. रिस्क असेसमेंट, हीरा। ओके, ठीक है। इसका फोल्डिंग क्या होता है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका फोल्डिंग सर ये एक टेम्पोररी, जैसे भागोचल भाषा में भाड़ा इसको बोलते हैं,
जिस पर जैसे हाइट पर काम करना होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं। उस पर वर्कर बने मटेरियल उस पर रख के काम करता है। इसका फोल्डिंग मैन और मटेरियल को सपोर्ट करते जी हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। इसका फोल्डिंग पे काम चल रहा है, जी तो काम चल रहा है तो खतरा तो होगा। जी क्या क्या खतरा होता है? सर उस पे से वर्कर गिर सकता है, ऑब्जेक्ट गिर सकता है, शिप ट्रिप्स हो सकता है, ओवरहेड पावर लाइन हो अगर उससे कांटेक्ट हो तो भी खतरा है, और वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, और वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, राइट, ठीक है। तो ये जो आपने खतरा बताया, तो खतरा बताया है तो प्रिकॉशन तो लगाना पड़ेगा, खतरा है। अगर आप किसी साइट पे जा रहे हो तो आप इस कंडीशन को पाएंगे तो आप क्या क्या प्रिकॉशन वहाँ पे लगाएंगे? वहाँ तो पहले गार्डरेल अगर नहीं हुआ तो वहाँ गार्डरेल लगाएंगे। पहले जो वर्कर लोगों को हम एक्टिविटी देंगे, मैंने उन लोगों को 10% वहाँ मैं जो जानकार व्यक्ति वो काम करेगा, और वहाँ पर देखेंगे ज़्यादा अगर जो हवा है चल रहा है तो वहाँ पर हम काम रोक देंगे। काम रोक देंगे वहाँ, जब तक हवा तेज चलेगा तब तक काम रोक देंगे। ठीक है। और जैसे पावर लाइन गया है ऊपर से तो उसको या भाड़ा को ऐसे बनाएंगे कि या तो उससे दूर रहे या नहीं तो कट करवा देंगे। कट करवाना तो संभव नहीं है क्योंकि उसे हट के ही हम इसका फोल्डिंग बनाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, परमिट लेंगे, और जो हमारा है पीपी जो है उसका हम उपयोग करेंगे। जैसे हार्ड हैट हो गया कि कोई भी वस्तु इक्विपमेंट हमारे सर पर ना गिरे। अच्छा, ठीक है। पीटीडब्ल्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं? पीटीडब्ल्यू सर एक कागजी मैंने जैसे अच्छी होता है कि किसी भी हार्ड वर्क हो जैसे कोल्ड वर्क या हॉट वर्क हो उसको एक लिखित कागजाती लिखित होता है जो हमको लेना पड़ता है, और उसके लिए भी अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर जो वो उसके बिना हम काम करते हैं तो हमारे लिए खतरा है। ठीक। इसके कितने सेक्शन होते हैं परमिट? इसके 4 होते हैं, इशू, क्लियरेंस, रिसीवर और कैंसिलेशन। ओके, ठीक। परमिट जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं, और परमिट कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप के होते हैं, एक हॉट वर्क के लिए, कोल्ड वर्क। हॉट वर्क के लिए और कोल्ड वर्क के लिए। और भी परमिट होते हैं? हाँ, और भी परमिट होते हैं, जैसे ग्राइंडर वंडर जैसे कहीं चल रहा है तो उसके लिए परमिट लेना पड़ता है। तो वो तो हॉट वर्क में आ जाएगा ना जी। अलग से आप किसी परमिट का नाम सुने? लिफ्टिंग? जी सर, लिफ्टिंग जैसे लिफ्टिंग का काम कहीं चल रहा है तो कन्फाइंड स्पेस के लिए अलग होता है, एक्सकवेशन के लिए भी होता है। चलिए, ठीक है, आप इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। ओके, एक्सकवेशन क्या होता है? कितने तरह से हम लोग एक्सकवेशन करते हैं? एक्सकवेशन तो सर 2 तरह से कर सकते हैं, एक मैनुअली यानी हाथ से, एक मशीनरी जो मशीन के द्वारा होता है। एक्सकवेशन एक प्रोसेस है जो पृथ्वी से कंकड़ पत्थर या मिट्टी को मैंने खुदाई किया जाता है, उसको एक्सकवेशन। ठीक। एक्सकवेशन अगर कहीं पे आप करवा रहे हैं जी तो खतरा क्या क्या देखने को मिलता है? एक्सकवेशन अगर कहीं हो रहा है तो सर पहले तो वहाँ के भूमि का जांच कराएंगे कि वहाँ कोई अंडरग्राउंड सर्विसेज नहीं है, जैसे पाइपलाइन चाहे गैस नहीं है, और वहाँ पर खतरा हो सकता है कहीं मिट्टी की जांच करना पड़ता है, जैसे वो बलुआ मिट्टी नहीं है
कि मैंने कैसी मिट्टी है, किस टाइप का मिट्टी है, और जैसे वहाँ से कहीं कहीं होता है कि वहाँ से टॉक्सिक गैसें निकलने लगती है डिकल्सावेशन के बाद, तो वो भी उससे भी खतरा होता है वर्कर लोगों को। तो ये सब खतरा देखना पड़ता है। लोटो क्या होता है? लोटो सर, लोटो जो होता है किसी भी काम को करने से पहले जो हम उसको एक टैग लगा देते हैं और उसको लगा कर मैंने कि उस काम को शुरू होने मैंने किस लिए ये काम कितना देर में कितना समय में ख़त्म होगा, कब तक चलेगा और क्या काम चल रहा है उस पर लिख कर उसको लगा दे। मैंने जो व्यक्ति नहीं जानकार है उसको देख कर वो जान जाए कि हाँ यहाँ ये काम चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर लोटो लगाया गया है। टेंडम लिफ्टिंग का नाम सुने हैं? जी। क्या होता है टेंडम लिफ्टिंग? टेंडम लिफ्टिंग सर, दो क्रेन होता है, जो दो क्रेन मिलकर जो किसी वस्तु को उठाती है और वहीं शिफ्ट करता है उसको टेंडम लिफ्टिंग। दो क्या उठाता है? दो क्रेन यानी मशीन मिलकर किसी जो भारी वस्तु होता है उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह टेंडम लिफ्टिंग। टेंडम लिफ्टिंग। ठीक। इसका फोल्डिंग के पार्ट्स का नाम बता सकते हैं? कंपोनेंट्स किन किन कंपोनेंट्स से मिलके इसका फोल्डिंग बनता है? जी, सोल बोर्ड, बेस प्लेट, मिड सेल, स्टैंडर, लेजर, ट्रांसम, ब्रेसिंग, आउटरिगर और गार्ड रेल, टो बोर्ड, ये सब। क्या होता है लोटो? लोटो तो एक सर ऐसा इक्विपमेंट है जो कहीं काम हो रहा है, जो जैसे कि उसको टैग लगाकर किया जाता है। असेंबली पॉइंट क्या होता है? इसका यूज हम लोग कब करते हैं? असेंबली पॉइंट ये होता है जब कंपनी में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर कहीं पर भी आग लगे या कोई घटना हो, वहाँ पे सब आदमी इकट्ठा होते हैं और उसके बाद सब आदमी का काउंटिंग होता है कि सब बंदे वहाँ पे हैं कि नहीं। ठीक। फास्ट टेक्निक के बारे में आप क्या जानते हैं? फास्ट टेक्निक क्या होता है? फास्ट टेक्निक जो फायर इंस्टिट्यूट सब चलाने के काम आता है। क्या होता क्या है ये? इस फास्ट टेक्निक होता है pull the pin, aim the dash, skew the lever side by side। साइड बाई साइड क्या है? उसको मूव करना है इससे सर, नोजल पकड़ कर। चलिए ठीक। कहीं पे मान लीजिए कोई इमरजेंसी घटना हुई, तो आप वहाँ पे आपको एक सेफ्टी सुपरवाइजर या ऑफिसर अपॉइंट किया गया, तो आपका पहला कदम क्या होगा वहाँ? पहला कदम ये होगा कि वहाँ इमरजेंसी आपने कहीं पे देखा कि आग लग गया, जी सर, आपका क्या स्टेप होगा वहाँ? पहले तो हम आग को बुझाएंगे पहले, और उसके बाद वहाँ पे सबको अलर्ट कर देंगे कि यहाँ पे आग लगा है। अगर मैनुअल कॉल किए सर तो अलार्म बजा सकते हैं, या फिर हम सबको अलर्ट कर सकते हैं कि वहाँ खड़ जाइए और जो भी वहाँ जलने वाला पदार्थ है, जो भी मटेरियल है, उन सबको वहाँ से दूर कर दें आसपास। ठीक। फायर ब्लैंकेट का काम क्या होता है? फायर ब्लैंकेट का काम होता है जो कि सर कोई भी वस्तु या व्यक्ति पे आग लगा हुआ है तो उसको सर ढकने से आग बुझ जाता है। ये किस मेथड के द्वारा काम करता है फायर ब्लैंकेट? सर ये जो फायरमैन होता है उसके द्वारा। किस मेथड के अनुसार ये काम करता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आग लगा, ऐसे मैंने कंबल फेंक दिया, ठीक है, आग बुझ गया, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ? आग बुझाने का कौन सा मेथड यूज हुआ वहाँ पे? तो सर नहीं। ठीक है, सेम सवाल। अगर आप आग से ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं?
सर उस मेथड को बोलेंगे कि सर, सर, बोलिए। उस मेथड को बोलेंगे कि ऑक्सीजन अगर आप हीट को किसी फायर से रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं? कूलिंग, स्टार्विंग, स्मूदरिंग का नाम सुने हैं आप? जी सर सुने। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हीरा का फुल फॉर्म बताइए। हीरा का हीरा का फुल फॉर्म हजार आइडेंटिफाई रिस्क असेसमेंट। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। यस सर। पूरा बोलिए। ठीक, ओके। अगर आप अपने साइट पे आपको बोल दिया गया कि आप ऑब्जर्वेशन लिखिए, ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन शीट में लिखेंगे सर, जोर से बोलिए, लाउडली, स्पीक लाउडली। ऑब्जर्वेशन शीट में लिखेंगे सर जो भी काम चल रहा है, जो मशीन या इक्विपमेंट है पहले उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद जो जो उसमें खतरा है, खतरा को भी लिख देंगे। और जो प्रिकॉशन हमको देना है ऑलरेडी वहाँ पर है वो भी लिखना है, जो अलग से अपने से आप ऑब्जर्वेशन में बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आप लिख रहे हैं? नो सर, सॉरी सर। क्या आप रिस्क असेसमेंट तैयार कर रहे हैं? सर सॉरी सर। ऑब्जर्वेशन शीट में सर वही लिखेंगे जो वहाँ पे काम के दौरान खतरा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार किए हैं कभी? जी सर किए हैं। फिर बताइए उसके बारे में। बोलिए। आप किसी लोकेशन पे रहते हैं अपने साइट पे, जी सर। आपने उस लोकेशन पे ऑब्जर्वेशन पाया, जी सर। किस तरह का ऑब्जर्वेशन था? अनसेफ था कि अनसेफ कंडीशन था? आपका उस समय एक्शन क्या हुआ? आपने उसे क्लोज कराया कि वो ओपन है? तो ये सब बोलिए आप। ऑब्जर्वेशन शीट जैसे होता है कि अनसेफ एक्ट है तो अनसेफ एक्ट में। अच्छा, टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। है? ये किस लिए किया जाता है? जो सर जो भी वस्तु जो मशीन यूज होता है, जो जो टीपीआई होता है ना वो यूजर होता है ना वो मैन्युफैक्चरर होता है, बस वो दूसरे को बताता है कि ये चीज़ यूज करना है। ठीक। एमएसडीएस का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? मटेरियल डाटा शीट होता है। मटेरियल डाटा शीट। जी सर। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। सॉरी सर, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये किस लिए होता है? सर इसको नहीं पता। नहीं मालूम है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म मालूम है? ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का? आरसीसीबी का सर होता है रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी क्या? मैनुअल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यस सर। अच्छा, मैनुअल हैंडलिंग का काम कभी देखे हैं? क्या खतरा होता है उसमें? मैनुअल हैंडलिंग में बहुत खतरा होता है। बताएं क्या क्या? जैसे हैमर चल रहा है सर, हैमर से कोई चीज़ को काटा जा रहा है हैमर और छेनी के द्वारा, तो हैमर के जो हैंडल होता है, हैंडल आपके हाथ उस पर ग्रीस लगाए तो उससे भी खतरा हो सकता है। या सर हैंडल आपके हाथ में ही और तो हैमर का जो मेन वजनदार चीज़ है वो किसी को लग सकता है, या फिर छेनी से काटा छेनी छटक कर लग सकता है।
टैग कितने तरह के होते हैं? टैग इसका फोल्डिंग टैग। सर Okay, Mr. Deepak, please tell me that what is the definition of confined space? How will you define confined space? confined space, any enclosed space that has limited means and egress and may have toxic gases and may have flammable and combustible material and lack of lighting and lack of ventilation is called confined space. Okay. मतलब confined space जो चारों तरफ से घिरा हो, उसमें आने जाने का रास्ता हो और जिसमें जहरीला गैस और ज्वलनशील पदार्थ हो और प्रकाश की कमी हो, हवा की कमी हो, उसे confined space कहते हैं। Okay. According to you, what is HSE policy? HSE पॉलिसी एक कंपनी का पूरे कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अपना एम ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। What is accident investigation? Accident investigation is a process of identify cause behind accident to prevent similar happening। मतलब एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वो चीज एक प्रक्रिया है जो एक्सीडेंट के पीछे कारण को पता लगाता है। एक्सीडेंट के पीछे के कारण को रूट कॉज को मालूम करने के लिए हम लोग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक। अच्छा, किसी एक्सीडेंट के होने के पीछे कारण क्या होता है? अनसेफ एक्ट हो सकता है या अनसेफ कंडीशन होता है, रूट कॉज हो सकता है। ठीक। अनसेफ एक्ट और कंडीशन दोनों में क्या अंतर है? अनसेफ एक्ट है जो वर्कर के बिहेवियर के कारण होता है और अनसेफ कंडीशन है जो वर्कप्लेस पे सिचुएशन के कारण होता है। जैसे मैं मान लीजिए कोई वर्कर है, वर्क एट हाइट पे विदाउट टीपीस का काम कर रहा है। अनसेफ कंडीशन ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए ऑयल गिरा हुआ है और वहाँ पे काम हो रहा है वेल्डिंग का, तो वहाँ पे अगर रिमूविंग वेल्ड नहीं किया गया साफ सुथरा तो वहाँ पे फायर हो सकता है, तो ये अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग सर होटल वाला बताएंगे? नो नो, नॉट होटल। हाउसकीपिंग ये होता है साफ सफाई रखना। कोई मान लीजिए जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं गैस नहीं रहना चाहिए, चाहे ज्वलनशील पदार्थ बगल में नहीं रहना चाहिए, ये साफ सफाई रहना चाहिए, उसे ही हाउसकीपिंग करते हैं। किसी तरह का कचरा नहीं। क्यों साफ सफाई ही हाउसकीपिंग होता है? नहीं, मतलब काम के अकॉर्डिंग के अनुसार वहाँ पे मटेरियल नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए फायर लगा था, कभी होज रील ऐसा ही छोड़ देते उसको। जैसे मान लीजिए आप साइट पे हैं, ठीक है, और 50-100 सीमेंट का बोरी इसी तरफ फेंका हुआ है, तो हाउसकीपिंग में उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको ट्रक पे लदवा के कहीं कचरा में डलवा देंगे? नहीं डलवाएंगे। तो हाउसकीपिंग का मतलब क्या हुआ? हाउसकीपिंग का मतलब यही हुआ कि मतलब जो बिना मतलब के पड़ा हो उसे हटा दे, जिसका काम तो नहीं हो। वो भी मान लीजिए बिना मतलब का ही पड़ा होता है इधर उधर, वो भी काम का चीज होता है ना। हाँ। वो भी तो इधर उधर पड़ा रहता जैसे है। काम करके कोई मान लीजिए हमको सीमेंट का ही काम है, तो मान लीजिए सीमेंट तो ऐसे घर में हम लोग रखे रहते हैं, और जैसे सपोज दैट सीमेंट कोई इधर उधर बिखरा रहता है, उसको साफ सफाई कर देंगे और जो सजा कर रखा हुआ है ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई काम करते हैं वर्क एट हाइट पे, तो कोई इक्विपमेंट का हमको जरूरत पड़ता है, जैसे में हथौड़ा का, तो हथौड़ा काम करके वहीं पे छोड़ दिए तो ठीक नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। मतलब अगर हाउसकीपिंग कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग का साफ सफाई होता ही है, साथ ही साथ आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, टूल्स इक्विपमेंट का, मटेरियल का, सभी को ऑर्डरली आप अरेंज करके रखिए, ये हाउसकीपिंग होता है। ठीक है। मैनुअल हैंडलिंग जब कभी अगर हो रहा है तो आप क्या क्या खतरा देखते हैं उसमें? तो पहले बॉडी पोस्चर देंगे, एक ही तरह से आदमी काम कर, क्या पूछे, हजार क्या खतरा हो सकता है? खतरा यही कि मान लीजिए सपोज दैट हम लोग कुदाल से मैनुअल है, तो
सॉरी, आप मैनुअल हैंडलिंग मतलब क्या चीज, कौन सा वर्ड? Manual handling means you are carrying any object by your force, by your hand and by your force. तो सपोज मैनुअल हैंडलिंग से हम लोग खुदाई कर रहे हैं, खुदाई मीन्स आप मैनुअली किसी बॉडी को उठा के एक जगह दूसरे जगह ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, किसी कार्टून को एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, उस टाइम क्या खतरा देखने को मिलता है? उस टाइम यही खतरा हो सकता है कि पहले बॉडी पोस्चर, मान लीजिए बार बार हम झुक रहे हैं, तो अगर गलत तरीके से झुक रहे हैं तो हमारे शरीर में पेन हो सकता है। उसके बाद सपोज हाथ से छूट सकता है वो, तो पैर पे गिर, पैर भी कुचल सकता है। ठीक है। और मान बॉडी पोस्चर ज़्यादा दिक्कत होगा और पैर में चोट लगेगा। ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड आता है एर्गोनॉमिकल हजार्ड, ये क्या होता है? एर्गोनॉमिकल हजार्ड ये होता है कि हमको काम से रिलेटेड जो हजार्ड होता है वो एर्गोनॉमिकल हजार्ड। ठीक, चलो हम लोग फायर की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। क्लास ऑफ फायर के बारे में बताइए। क्लास ऑफ फायर होता है क्लास ए फायर, जिसमें सॉलिड मटेरियल में आग लगता है तो क्लास ए फायर होता है। क्लास बी फायर जिसमें लिक्विड में आग लगता है, सपोज दैट क्लास ए फायर में सपोज दैट जैसे टेबल हो गया, यहाँ पे जो भी मटेरियल क्लास ए फायर में आ जाएगा। और क्लास बी में लिक्विड जैसे में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया। क्लास सी में आपका गैस हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा। क्लास डी में मेटल हो जाएगा, क्लास एफ किचन हो जाएगा, और क्लास ई जो इलेक्ट्रिकल में आग लगे, जैसे में मान लीजिए कि इन्वर्टर में आग लग गया। ठीक है। तो ये जो क्लास ऑफ फायर आप बता रहे हैं, तो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या यूज करेंगे यहाँ? एक्सटिंग्विशिंग मीडिया अगर सपोज दैट क्लास ए फायर में लगता है तो वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। और क्लास बी यानी कि क्या बोलते हैं, लिक्विड में लगता है तो इसमें डीसीपी का भी यूज कर सकते हैं और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज सकते हैं। और क्लास सी में भी CO2 का और डीसीपी का यूज कर सकते हैं। डीसीपी ऐसा एक्सटिंग्विशर है जो ABC तीनों क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है। फोम का साइट पे जब एक सेफ्टी ऑफिसर जाता है या सुपरवाइजर जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वहाँ? Responsibility of safety officer. There are many type of responsibility of safety officer. जैसे सबसे पहले सर complying and implement safety policy. Given induction training to the new worker, visitor and contractor. Conducting field work before work. Ensure permit to work before ensure permit to work system before job. Ensure welfare facility at the workplace. और provide job safety training हो गया सर। और observing on-site condition at the workplace and taking action to eliminate. और carrying out safety inspection, tour survey and sampling. Carrying out risk assessment and safe work practice and safe equipment. Carrying out accident investigation हो जाएगा सर। और रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा और ऑल पीपीईज हो जाएगा, प्रोवाइड ऑल पीपीईज सर। ठीक, ये हो जाएगा। ओके। सेफ्टी ऑडिट में क्या क्या चेक किया जाता है? सर सेफ्टी ऑडिट इज a systematic and critical evaluation of an organization holds health safety management system. सेफ्टी सैंपलिंग क्या होता है? Safety sampling, sir. It is a technique of monitoring one particular issue or topic, such as lighting. जैसे और रिस्क असेसमेंट में क्या अंतर है? सर जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस किसी खास काम, एक काम के लिए होता है, और रिस्क असेसमेंट पार्टिकुलर मतलब कि कोई भी काम के लिए रिस्क असेसमेंट होता है। अब जैसे में हम सिर्फ एक ही काम को हम
ऐसे एक ही काम के लिए होता है, वो किसी खास ही काम के लिए होता है। ओके, ठीक। ओके मिस्टर इरशाद, जैसे का स्टेप बताइए आप। जैसे का स्टेप, जैसे कैसे करते हैं लोग? स्पीक लाउडली। Select the job, divide the hazard into step, and identify the hazard into a step, implement and control measure, review and necessary. हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होता है? Hierarchy of risk control. There are 5 types of hierarchy of risk control: elimination, substitution, permissive control, engineering control, और लास्ट PP। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आता है मिस्टर वजीर? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सर वो हो जाएगा जैसे कि इल्यूमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। ये तीनों से अगर कोई हज़ार कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में किसी को कंट्रोल करने का नहीं, इसमें खुद इंसान को मतलब आदमी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे खतरा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता वहाँ पर हम साइन बोर्ड लगा देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि सर, और जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पे घनी आबादी क्षेत्र हो रोड के किनारे तो लिखा रहता है ना कि घनी आबादी क्षेत्र कृपया यहाँ पे धीरे चले, उसी टाइप से सर। ठीक, आप बताइए इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जांपल क्या हो? सर इंजीनियरिंग का वर्क के टाइप पे काम हो रहा है, वहाँ पे गार्डन नहीं है, आप वहाँ पे गार्डन अवेलेबल कराएंगे, तीनों ट्यूबवेल, ठीक है, और टॉप रेल, मिडल रेल, ठीक है, और क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कंट्रोल उसे अच्छे तरह से इसको टीवीजी दे देंगे बिफोर स्टार्ट द जॉब। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। आप बताइए सर, जैसे कि वर्क एट हाइट में इरशाद ने जैसे बताया कि इंजीनियरिंग कंट्रोल में गाइडलाइन दे देंगे, और एक और काम भी कर सकते हैं जैसे कि मतलब कि कुछ सामान गिर सकते हैं उसके लिए हम फायर प्रोटेक्शन सेफ्टी नेट लगवा देंगे, ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाएगा सर। बैरिकेशन लगवाएंगे, बैरिकेशन करवा देंगे सर, ये सब होगा। गार्ड नहीं है, गार्ड लगा देंगे। ठीक, ओके। अच्छा ये मुझे बताइए सर, एक्सकावेशन कहीं पे हो रहा है तो एक्सकावेशन करने से पहले क्या क्या चेक करना जरूरी होता है? क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए? सबसे पहले जहाँ एक्सकावेशन करेंगे जिस मिट्टी का, उस मिट्टी का टेस्टिंग कर लेंगे, कैसे आजाद टेस्टिंग, कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं निकलेगा इसके नीचे तो नहीं है, उस एरिया को बैरिकेड कर देंगे। जो 10% है उसे ही कराएंगे, तो अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड सर्विस लाइन है तो उसको टेक आउट लगआउट लगा देंगे, एनर्जी सोर्स बंद करा देंगे, और उसके बाद एक्सकावेशन करेंगे। और अगर क्रेन से काम हो रहा है, मशीन से ओवर इलेक्ट्रिक लाइन होगा उसको कट करा देंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए परमिट के कितने सेक्शन होते हैं? परमिट के सेक्शन तो सर 4 होते हैं। कौन कौन सा? ईश्वर होता है, रिसीवर होता है, और क्लियरेंस होता है, और कैंसिलेशन होता है। ठीक है, ईश्वर कौन होता है? ईश्वर सर लेने वाला नहीं सर, ईश्वर देने वाला होता है सर। सर ठीक, ओके। आप मुझे कन्फाइंड स्पेस में पाए जाने वाले गैस के नाम बता दीजिए, कौन कौन सा गैस पाया जाए? सर H2S हो गया, कन्फाइंड स्पेस में पाया जाएगा, और सर हाइड्रोजन हो जाएगा। H2S को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? H2S गैस लीकेज हुआ तो खतरनाक है, आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये H2S गैस है? तो उसे टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए टेस्टिंग का कोई जुगाड़ नहीं है आपके पास, कैसे मालूम चलेगा कि आपको कहीं पे H2S गैस का रिसा हुआ है, लीकेज हुआ है?
बोलिए, आप बताइए। सर एस्टोस में सर, हम्म एस्टोस में सर अगर लीक होगा तो वो सड़ा हुआ अंडा के जैसा सर उसमें से स्मेल आता है, तब हमें पता चल जाएगा सर। ठीक है। और सर उसका कोई कलर वगैरह नहीं होता है? उसका कलर नहीं होता है, यस सर, तो वो सड़ा हुआ अंडा के जैसा उसमें स्मेल आता है, उसी से हम लोग हो सकता है, मतलब ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेंगे तभी पता चलेगा सर, जल्द नहीं पता चलता सर। ठीक, आप बताइए, कन्फाइंड स्पेस में आप लाइटिंग के लिए कितने वोल्ट यूज कर सकते हैं? 24 वोल्ट। ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस में? 19.5% से सर 23.5% तक। अगर ऑक्सीजन लेवल उससे ज्यादा होगा तो आग क्या हो लग जाएगा सकता है? सर तुरंत, उसके बाद क्या हो सकता है? तुरंत आग लग जाएगा सर, उससे कम रहेगा तो तभी वो हमारे लिए अगर कम हो रहा है तो क्या होगा? सब वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, डिलीट हो जाएगा। क्या हो सकता है उनके साथ? स्किन डिजीज हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। स्किन डिजीज का ऑक्सीजन से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, सीरियस इंजरीज हो सकता है। सीरियस इंजरी में क्या होगा? दम घुटने लगेगा दम सर, घुटने लगेगा, डेथ होने लगेगा। सफोकेशन होने लगेगा। यस सर, दम घुटने लगेगा। ठीक है। ठीक, आप मुझे ये बताइए, हाइट पर काम करने से पहले, वर्कर को भेजने से पहले उनका कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? हाइट पे सर जाने से पहले यस यस यस। सर उनका मेडिकल कंडीशन सबसे पहले चेक करना चाहिए, हम्म ताकि मतलब कि कोई उनका प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिकल में क्या चेक करेंगे? सर ब्लड चेक करेंगे सर। ब्लड चेक करेंगे, ठीक है। और ब्लड चेक करेंगे सर, तो होता है। उसके बाद क्या? और सर चेक करेंगे कि उनको हाइट पे चढ़ने से हाइट फोबिया तो नहीं है ना, ये भी चेक कर लेंगे सर। ठीक है। आप बताइए, परमिट क्या होता है? A permit to work is a system, is a government safety procedure, which is a control high risk such as confined space, preservation working. परमिट कितने तरह का होता है? There are three types of permit to work: hot work, cold work, confined space. हॉट वर्क और कोल्ड वर्क दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? Hot work, cold work. सर जो काम जिसमें आपको गर्म चिंगारी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, उसको हॉट वर्क करते हैं। और जहाँ जैसे सिविल का काम हो रहा है सर, जुलाई का, उसमें कोई इतने नहीं कर रहा है, उसको हॉट वर्क, कोल्ड वर्क बोलेंगे। ठीक। हॉट वर्क में क्या खतरा होता है? हॉट वर्क में सर बर्न हो सकता है, आई इंजरी हो सकता है, ऑपरेशनल डिजीज हो सकता है। और एक्सप्लोजिव हो सकता है सर, विस्फोट हो सकता है। अच्छा, ठीक। आप बताइए, हॉट वर्क जब आप काम करवाएंगे क्या क्या प्रिकॉशन आप वहाँ पे देंगे? हॉट वर्क में सर सबसे पहले तो सर किस चीज़ का हॉट वर्क जैसा? हॉट वर्क कोई भी हॉट वर्क, आप गैस कटिंग करवाए, वेल्डिंग करवाए, कुछ भी। मान लीजिए वेल्डिंग में सर, सपोज दैट आप वेल्डिंग करवा रहे हैं, वेल्डिंग का प्रिकॉशन बताइए। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट सबसे पहले कर लेंगे सर। रिमूविंग कॉम्बस्टेबल मटेरियल सर हटा देंगे। कितना दूर हटाएंगे उसको? कम से कम सर 2 मीटर से सर ज़्यादा ही दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है। और रिमूविंग कॉम्बस्टेबल मटेरियल हो गया सर, और कीप फायर एक्सटिंग्विशर रख देंगे सर नियर बाय। ठीक है। और वेल्डिंग करा रहे हैं, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो सर प्रोवाइड फायर बूथ भी हम कर लेंगे सर। और जो सर वेल्डिंग मशीन है उसका जो वेल्डिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल सेल बी इक्विपेड विथ ELCB। ठीक है सर। इंश्योर वेल्डिंग मशीन
इंश्योर वेल्डिंग मशीन एंड प्रोवाइड विथ ऑन ऑफ स्विच, उसका ऑन ऑफ स्विच को भी प्रोवाइड करने का। वन एंड डैमेज केबल, वन एंड डैमेज केबल, वन मतलब कि सर खराब और जो खराब और डैमेज केबल है उसको तुरंत हम क्या करेंगे, रिप्लेट कर देंगे इमीडिएटली सर। ये कर लेंगे सर। ठीक, ओके। और भी बहुत सारा प्रिकॉशन है इससे रिलेटेड, आप बता सकते और बता रहे सर, बोलिए। और सर हो जाएगा जैसे कि जो सर वेल्डिंग मशीन है वो सर सही कंडीशन में होना चाहिए। और जब हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं सर, तो उससे जितना भी पीपी जो है वो हमारा, उससे रिलेटेड जितने भी पीपी है, जैसे कि फुल फेस शील्ड होगा, ये इसका हम प्रयोग करेंगे सर। ठीक, परमिट टू वर्क सर सबसे पहले तो अनिवार्य होता है सर। चलिए आप बताइए, गैस कटिंग में अगर आपको इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जाए गैस कटिंग सेट का, क्या क्या चेक करेंगे आप उसमें? गैस कटिंग का चेक पॉइंट बताइए, क्या क्या चेक करेंगे आप? यस यस यस। Gas cutting is a metal die of two and combustor gas. It's called gas cutting. आप बताइए, टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है? A lift in with two crane. A lift in with two crane using for lifting and shifting is called tandem lift. ठीक है, A lift in with two crane. ओके। आप बताइए, अगर आपके साइट पर, ठीक है, आपको भेजा जाए ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस आपका क्या होगा? क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? सर ऑब्जर्विंग करेंगे वर्कर को, हमसे टेक को कहीं नहीं कर रहा है, वर्कर जो कर रहा है वेल्डिंग का काम कर रहा है, पीपी इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, और ऑब्जर्विंग एक वर्क साइट जहाँ पे कुछ होगा, गड्ढा होगा, उसको बैरिकेड करेंगे। और जो वर्कर इस्तेमाल नहीं करेगा पीपी, उसको पीपी प्रोवाइड करेंगे। आप बताइए, ऑब्जर्वेशन में आप क्या क्या चेक करेंगे? क्या क्या ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे? अगर आपको बोला जाए कि आप अपने साइट पे जाइए और 5 ऑब्जर्वेशन लिख के लाइए, क्या क्या आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे? जैसे सर कोई काम ही चल रहा है तो उससे संबंधित क्या काम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे? सबसे पहले तो सर हम वर्करों को देख लेंगे कि कोई, जैसे जो भी वर्कर है बिना सेफ्टी बेल्ट का ही काम कर रहा है, वर्क एट हाइट का, तो उसको हम सबसे पहले प्रोवाइड मतलब कि अपने मतलब कि उसको हम सबसे पहले सलाह देंगे कि आप सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। या हेलमेट, अगर हेलमेट नहीं पहने तो उसको वो बोलेंगे हम, उनको ये बोलेंगे सर पहनने के लिए। और सर हो गया जैसे ऑब्जर्वेशन में कि सर अगर वो खुद उतना आइडिया नहीं है। ऑब्जर्वेशन में आप केवल वर्कर को ही चेक नहीं करेंगे, वहाँ जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो भी, उसको भी आप लिखते हैं ना? यस सर। साथ ही साथ आप वहाँ के एनवायरनमेंट को भी चेक करेंगे। यस सर। उसका भी लिखेंगे, है ना? ओके। इसके बाद आप बताइए, आप बोलिए, क्लास ऑफ फायर, फायर के कितने क्लास होते हैं? पहले आप फायर का डेफिनेशन बताइए। एक्सक्यूज मी सर, जो आप सर ऑब्जर्वेशन में 5 बोले हैं, तो जैसे क्या क्या 5 कौन कौन सा होता है? जैसे 5 ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड आप लिख सकते हो, वर्कर से रिलेटेड हो सकता है, किसी इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है ना?
इक्विपमेंट इधर उधर फेंका हुआ है, आप उसको भी ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे ना। यस सर। ठीक है, इन्वायरमेंट वहाँ सही नहीं है, डस्ट उड़ रहा है, धूल है वहाँ पे, पानी का ठीक है, छिड़काव फॉगी इन्वायरमेंट है, हीट ज़्यादा है, कोल्ड ज़्यादा है, उसको भी आप लिखते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ आप बताइए फायर क्या होता है, व्हाट इज फायर? Fire is a chemical reaction which can heat, fuel, oxygen, classify of fire. क्लास ऑफ फायर बताइए। There are 5 types of classified fire. क्लास ए में आपको आ जाएगा सॉलिड मटेरियल, जो पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, उसको बुझाने के लिए हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्लास बी में आ गया आपका लिक्विड, जैसे किरासन हो गया, पेट्रोल हो गया, उसको बुझाने के लिए हम पंप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्लास सी में आ गया गैस, जैसे एलपीजी हो गया, उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्लास डी में आ गया मेटल आयरन, उसको हम बुझाने के लिए डीसीपी का इस्तेमाल करेंगे। क्लास एफ में आ गया किचन फायर, जैसे मॉस्टाइल हो गया, उसको हम बुझाने के लिए वेट केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। और एक साइड में रखता है क्लास ई इलेक्ट्रिक फायर, उसको भी हम बुझाने के लिए डीसीपी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे CO2 का कहाँ करेंगे? गैस में। और कहाँ कर सकते हैं आप बताइए, CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? CO2 का सबसे पहले सर कोई भी फ्लेमेबल गैस हो गया, उसमें अगर आग लग जाए तो हम CO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है। और CO2 का इलेक्ट्रिकल में, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आग लग जाए तो सबसे बेहतर होता है सर, डीसीपी से अच्छा होता है कि हम CO2 का इस्तेमाल करें सर। Implementing and completing safety policy. Second, sir, conduct giving induction training new worker which are contractor. Sir, conduct toolbox talk before job or any shift. Also, ensure permit to work system. Ensure ensure welfare facility at the workplace. Sir, job leader provide training. Observation, unsafe condition at the workplace, and then eliminating an acceptable level. Carry out excessive. ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए, Yes. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? It is the process of investigation to accident caused by being the accident incident the happening agent. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे का कारण क्या है, क्यों किया जाता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? इसलिए किया जाता है कि वो खतरा जांच पड़ताल किया जाता है कि वो खतरा फिर से दोबारा घटित ना हो। केवल दोबारा घटित ना हो इसलिए? यस सर, वैसा खतरा फिर से दोबारा घटित ना हो। वो घटना क्यों हुआ इसके बारे में जानने के लिए क्या करते हैं, किस कारण से हुआ? जैसे उसके कारण को पता करते हैं सर, क्या उसमें अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, तो इसका पता करते हैं हर उनको। अच्छा, ये आप बता रहे हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, यस सर, इसको थोड़ा डीपली समझाइए, ये क्या होता है? सर अनसेफ एक्ट ये होता है कि जो हम लोग खुद के द्वारा गलती करते हैं उसे अनसेफ एक्ट करते हैं, और अनसेफ कंडीशन जो कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार से होता है तो उसे अनसेफ कंडीशन। तो दोनों में कुछ एग्जाम्पल वगैरह आप बता सकते हैं ताकि ये क्लियर हो कि अनसेफ एक्ट क्या होता है और कंडीशन क्या होता है? सर अनसेफ एक्ट जैसे सर शॉर्टकट रास्ता हम चूज करते हैं सर, या शॉर्टकट सर किसी भी ऊपर लिफ्टिंग शिफ्टिंग चला उसके नीचे हम खड़ा है, जो भी अनसेफ एक्ट हुआ। और अनसेफ कंडीशन में सर जैसे हॉट या कोल्ड टेम्परेचर, लाइटिंग की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये सब से हुआ कंडीशन। ओके, ठीक। अच्छा, अब ये आप मुझे बताइए टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं? यस सर, क्या होता है टेंडम लिफ्टिंग? ये होता है सर कि जो किसी ऑब्जेक्ट को 2 क्रेन के द्वारा लिफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, उसे टेंडम लिफ्ट कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसे टेंडम लिफ्ट।
ठीक, टेंडन लिफ्टिंग आपने बता दिया। ठीक है, अगर क्रेन से लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है जी सर। तो लिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले आप क्या क्या क्रेन में चेक करेंगे? सर क्रेन का पहले तो सर्टिफाइड चेक करेंगे और TPI से सर्टिफाइड है या नहीं, हम्म, और फिर दूसरा उसमें चेक करेंगे सर SLI लगा हुआ है या नहीं, उसके केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है या नहीं, और उसके जो टायर है उसमें प्रेशर जो है उसमें सही है या नहीं है उसका चेक करेंगे सर, और जो उसका जो बूम है सही तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसका चेक करेंगे, हम्म, और जो ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए। ओके। जी सर। परमिट सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं? सर परमिट सर एक कागजाती दस्तावेज होता है जिसे हम किसी हाई रिस्क काम को करने के लिए लेते हैं। हम्म, कितने टाइप के होते हैं सर परमिट? 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हॉट वर्क, कोल्ड वर्क और हाई रिस्क वर्क। हाई रिस्क। ओके, हाई रिस्क में कौन सा एक्टिविटी आते हैं? सर हाई रिस्क में कन्फाइन स्ट्रेस, वर्क एट हाइट, हम्म, लिफ्टिंग शिफ्टिंग, इट इज। हम्म, ठीक। अगर आप लिफ्टिंग करवा रहे हैं जी सर। तो क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है? सर वहाँ पे सबसे पहले SWL पे काम होना चाहिए, हम्म, उसके बाद जितने भी वर्कर्स होंगे कॉम्पिटेंट होने चाहिए, हम्म, और कोई भी वर्कर 45 kg नहीं सर 35 kg से ज़्यादा एक व्यक्ति नहीं उठाएगा सर लिफ्टिंग करते समय। और ओके, सर जितने भी वर्कर काम करें सब सूटेबल PPE पहन करके काम, ठीक। और उसके लिए भी परमिट भी टेकन करें। हम्म, ओके। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? सेफ्टी सर एक टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है जिसमें सर मैनेजमेंट सिस्टम का जांच पड़ताल किया जाता है। मैनेजमेंट सिस्टम का जांच पड़ताल किया जाता है। जांच पड़ताल किया जाता है। किस रिगार्डिंग? क्या सर? किस रिगार्डिंग जांच पड़ताल किया जाता है? तो इसका मैनेजमेंट सिस्टम में कितने एक्सीडेंट या इंसिडेंट कुछ भी खतरा या हो उसके जांच पड़ताल किए जाते हैं, कैसे काम चलते हैं इसके बारे में। कहीं काम कर रहे हैं तो सांस लेने में मदद करे, उसको हम रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है रेस्पिरेटरी में? स्काबा आ गया सर, स्कूबा आ गया, एयर प्यूरिफायर। स्काबा का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल ब्रीथिंग स्काबा, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपार्टस, ठीक। स्काबा का यूज कहाँ करते हैं? सर उसका हम यूज़ करते हैं सर जहाँ टॉक्सिक फ्लेमेबल एयर में ज़्यादा मात्रा में हो वहाँ हम उसको पहन के यूज काम करेंगे ताकि हमें कोई टॉक्सिक फ्लेमेबल सांस लेने में मतलब दिक्कत ना हो। ठीक। बैरिकेशन टेप का नाम आप सुने हैं? जी सर। इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, कहाँ करते हैं? सर ब्रिकेशन हम जहाँ एक्सकवेशन हो रहा हो, चाहे वर्क एट हाइट जहाँ पे मतलब जहाँ पे हाई रिस्क काम होते हैं ना सर, वहाँ ब्रिकेशन का उपयोग करते हैं ताकि कोई मटेरियल कहीं मतलब कोई आदमी उसमें थी ना हो, चोट ना पहुँचे उसको, या फिर मतलब प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज करते हैं सर। जी। अच्छा, जी जैसे आप बैरिकेशन टेप लगा दिए हैं जी। तो ये किस तरह के प्रोटेक्शन करता है, किस तरह का प्रोटेक्शन करता है? सर ये मीडियम में आ जाएगा। तो मीडियम में आप किस तरह का प्रोटेक्शन करता है ये? सर ये केवल बताता है कि इंडिकेट का काम करता है। जी इंडिकेट करता है कि हाँ यहाँ पे काम चल रहा है। ओके जी, यहाँ पे मतलब अवॉइड है जाना। ठीक है। सेफ्टी साइन कितने प्रकार का? सर 4 टाइप के। कौन कौन से? सर वर्बल, रिटन, ग्राफिकल और एक डायग्राम के थ्रू सर। ये आप कम्युनिकेशन बता रहे हैं, सॉरी मैं साइन पूछ रहा हूँ आपसे। साइन। साइन मालूम नहीं है आपको? अच्छा, क्या कारण है कि किसी साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है? सर ताकि किसी वर्कर्स को चोट ना पहुंचे, खतरा ना हो। कारण रीजन टू मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। सेफ्टी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना सर। क्या रीजन है कि किसी साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है? पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स।
पीपी होता क्या है? PP is a safety device, clothing used by workers such as shoes, helmet, hard helmet, ठीक gloves, है। मैंडेटरी पीपीज का नाम बताइए। mandatory PPEs, hard hat, shoes, hand gloves, ear plug. एयर प्लग है। Yes sir. No sir. Ear plug और यस सर, नो सर ना। वर्क एट हाइट क्या होता है? work at height. Any work above 1.8 meter from the ground level is called to work at height. वर्क एट हाइट अगर कहीं पे हो रहा है, Yes sir. क्या क्या खतरा देखने को मिलता है? Falls of man and materials and hytophobia. Hytophobia और high wind and high temperature. High temperature उसके बाद not barricading risks और hazardous substances. अच्छा, इसका फोल्डिंग पे चढ़ने के लिए क्या चीज़ का यूज करेंगे? कैसे चढ़ेंगे ऊपर? सर लेजर से। लेडर, ठीक। तो आप लेडर जो लगाएंगे सर मतलब सिचुएशन के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, ठीक। जनरली अगर आप लेडर का यूज करते हैं, यस सर, कितने डिग्री पे उसको खड़ा करेंगे? उसको एंगल सर मतलब जैसे कि 20 फीट है तो मतलब 5 फीट जो है एंगल बताइए। 70 रेशियो नहीं पूछ रहे, एंगल 70 डिग्री। 70 डिग्री। रेशियो क्या होगा? लेडर को इंस्टॉल करने का रेशियो क्या रहेगा? किस अनुपात में, किस रेशियो में उसको इंस्टॉल करेंगे, खड़ा करेंगे? उसको 35 कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? confined space means any enclosed space that had limited means combustible, flammable, gas, toxic gas, और lack of oxygen and lack of light. कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? 19.5 से लेकर 23.5 इतना होने से। सेफ्टी बेल्ट के पार्ट्स का नाम बताइए। सेफ्टी बेल्ट के नाम बताया, लेनार्ड, डीरिंग और लेनार्ड डीरिंग, लॉक चेस्ट, थाई चेस्ट, और उसके बाद शॉक हो गया एक, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर। लाइफलाइन का यूज किस लिए? लाइफलाइन का Hazard is anything that has potential to resistant. Risk is a combination of likelihood of occurring consequence of the event. ठीक। आप मुझे एग्जाम्पल के थ्रू बताइए कि हजार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे सर चाकू हो गया, चाकू अगर है तो वो हजार्ड है, अगर उसे हम काम कर रहे हैं तो वो हो गया रिस्क हो गया। यही एग्जांपल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड है, अगर हम उससे काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिस्क हुआ। ठीक, बढ़िया। नियर मिस क्या होता है? नियर मिस सर ये होता है an unplanned unwanted event that has potential to lead accident but I did not do so। मतलब सर ऐसी कोई भी घटना जो घटना घट जाए लेकिन हमें छू के निकल जाए, मतलब हम उसे कुछ हो ना, उसे हम सर नियर मिस कहते हैं। हमें छू के निकल जाए या फिर हमारे आसपास घटित, हमारे आसपास घटित हो लेकिन हमें कुछ ना हो, ऐसे बोलिए, वो होगा सर। ठीक है, ओके। आपने एक वर्ड बताया अनप्लानेड और अनवांटेड, यस सर। दोनों का मतलब बताइए क्या होता है? अनप्लान्ड का मतलब बिनिच्छुक, अनवांटेड का मतलब बिनचाह है, ये होता है सर। अनप्लानेड का मतलब क्या होता है? अनप्लान्ड का मतलब कि बिना कोई प्लान किए हुए
मतलब जो बिना योजना के। बिना योजना है, बिन योजना है। हम्म, अभी बिन चाहे सर, हम्म, अनवांटेड का मतलब बिन चाहे हो जाएगा, अनप्लान का मतलब बिन योजना है। ओके, ठीक। सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या अंतर है? सर सेफ्टी ऑडिट हो गया कि ऑडिट इज ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या पूछे हैं सर? और इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन किसी भी सर जांच पड़ताल, मतलब कोई भी साधारण सा जांच पड़ताल, वो सेफ्टी इंस्पेक्शन हो जाएगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा सर वर्क प्लेस पे, ठीक है। वो सेफ्टी इंस्पेक्शन हो जाएगा। जैसे क्या होता है? जैसे सर ऑडिट का जैसे जैसे क्या होता जैसे है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है सर। जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक सेफ्टी प्रोसीजर दैट द ब्रेक्स ईच स्पेसिफिक जॉब इनटू ए स्टेप एंड ईच हैजार्ड इम्प्लीमेंट सुटेबल कंट्रोल मेजर स्पेसिफिक जॉब या पर्टिकुलर जॉब। ठीक। अगर आप जैसे बनाने जा रहे हैं तो किस स्टेप को फॉलो करके जैसे बनाते हैं? सर 5 स्टेप है उसका। कौन? पहले तो आइडेंटिफाई द हैजार्ड, उसके बाद दूसरा स्टेप है सर आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। उसके तीसरा है सर सिग्निफिकेंट द रिस्क एंड डिसाइड कंट्रोल मेजर। और चौथा है सर चौथा हो गया सर आपका थी, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ सर थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में जानते हैं? यस सर जानते हैं। बताइए। पहला हायरार्की रिस्क ऑफ कंट्रोल सर 4 होता है, पहले 5 होता है सर। कौन? पहला होता है इल्यूमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पांचवा होता है पीपीई। मैंडेटरी पीपीईज क्या क्या होता है? मैंडेटरी पीपीई जैसे हार्ड हेट हो जाएगा, गॉगल्स हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, सेफ्टी शूज हो जाएगा और हैंड ग्लव्स हो जाएगा। मैंडेटरी पीपीई जिसे हम श्वसन तंत्र, जिसे हमें सुरक्षित हो श्वसन से मैंडेटरी पीपीई। और रिफ्लेक्टिव जैकेट? रिफ्लेक्टिव जैकेट भी सर हो जाएगा। कितने मैंडेटरी पीपीईज कितने होते हैं? 5 होते हैं सर। आपने तो 6 बता दिया सर। 5 ही होते हैं। फिर से बताइए। एक हार्ड हैट, गॉगल्स, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिव जैकेट और एक हो जाएगा सर गॉगल्स, ग्लव्स।